हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज का जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का 5वां लेक्चर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें टोटल हम 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। एक कि पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सिंपल हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लॉग काफ़ी मदद करेगा। PYQ करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखना, अच्छा लगेगा। देखो, जैसे पहला जो पॉइंट है हम लोगों का कि पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, समझ गए ना। उसी पर आज का हम लोग का चर्चा होगा। मेनली यही है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत छोटा सा है। देखो, तो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखो, जब कभी भी एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट, ठीक है, जब कभी भी एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देने वाला बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें मान लो कि कोई 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो वहाँ पर सबका रेट अलग अलग होना चाहिए, समझ गए ना। मतलब बनने का रेट अलग अलग होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं कि यह पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सिंपल डेफिनेशन है, याद रखना। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस are formed with a single reactant with a different rate, सबका रेट अलग होना चाहिए, समझ रहे ना। सबका रेट, बनने का रेट अलग होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद देखेंगे। जैसे मान लो पहले दो प्रोडक्ट हम लोग बना के देखते हैं, फिर उसके बाद 3 प्रोडक्ट हम लोग बना के देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई रिएक्टेंट लेते हैं कि A है, ठीक है, इस A रिएक्टेंट से, ठीक है ना, यह A रिएक्टेंट से हम 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक बना रहे हैं B और दूसरा बना रहे हैं C। ध्यान से देखो, इसका रेट को हम लोग मानते हैं कि K1 है और इसका रेट को हम लोग मानते हैं K2 है। और A से चूंकि B और C बन रहा है तो A से B और C में कन्वर्ट होने में कोई ना कोई तो रेट होगा, उस ओवरऑल रेट को हम लोग K मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक कोई रिएक्टेंट सेलेक्ट किए A, उससे हमने 2 प्रोडक्ट बनाए, बाद में 3 प्रोडक्ट भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, B है और C हमारा प्रोडक्ट है। तो B का जो फॉर्मेशन रेट है वो K1 है और C का जो फॉर्मेशन रेट है वो क्या है, K2 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि K1 इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, ठीक है। एंड K2 इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, ठीक है। B का जो बनने का रेट है वो क्या है, K1 है, और C का जो बनने का रेट है वो K2 है। ध्यान देना, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट B और C किससे बन रहा है, तो पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट से बन रहा है। किससे बन रहा है, A से बन रहा है, ठीक है। इसीलिए K को हम लोग कह सकते हैं, K इज कॉल्ड ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग इतना मान लिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ disappearance ऑफ A बराबर होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B प्लस
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, इससे प्रीवियस जितने भी हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या देखे थे, वहाँ हम प्लस नहीं कर रहे थे, इक्वल टू कर रहे थे। जैसे मान लो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, जैसे ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में। ठीक है, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो हम आपको डिफरेंशियल रेट लॉ में बताए थे। तो यहाँ पर क्या है कि ए और बी कंज्यूम्ड होकर बना रहा है सी और डी। तो इसीलिए जब भी हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, अब बराबर माइनस ऑफ डी बी अब बाई डी टी, और फिर बराबर यहाँ भी बराबर देते हैं प्लस डी सी अब बाई डी टी, और फिर बराबर क्या हो जाएगा प्लस डी डी अब बाई डी टी। देखो तो यहाँ पर हम क्या किए थे कि प्लस से रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, यहाँ ये जो रिएक्शन ये बता रहा है कि एक और दो से अधिक सब्सटेंस या सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जो डिफरेंशियल रेट लो होगा तो उसको क्या करेंगे, सबको साथ इक्वेट कर देंगे कि मतलब जितने समय में ए कंज्यूम्ड होगा उतना ही टाइम लगेगा बी को कंज्यूम्ड होने में। यहाँ जितना टाइम लगेगा सी को फॉर्मेशन होने में उतना ही टाइम लगेगा डी को फॉर्मेशन होने में। कहने का मतलब यह है कि यहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज सेम। जितने भी मॉलिक्यूल्स था उस सबका रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या था, बराबर था। इसलिए जितना भी हम दिए सबको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में इक्वेटिंग के साथ लिखें। लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कह रहा है कि जब एक रिएक्टेंट से अलग अलग रेट पर जब प्रोडक्ट दो या उससे अधिक बनेगा तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि यह पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब कभी पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात आएगी तो हम लोग प्रोडक्ट के बीच में कभी भी इक्वेटिंग का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल रिएक्टेंट से अलग अलग रेट से बन रहा है। अगर पर्टिकुलर एक ही टाइम पर दोनों बन जाता तो फिर ये जनरल रिएक्शन आ जाता। तो यहाँ हम लोग क्या करते, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्वेटिंग का साइन देते हैं। यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम लिखे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस, याद रखना, प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर कोई और सब्सटेंस रहता तो हम प्लस के साथ लिखते हैं। कभी भी बी और सी को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेट अलग है और इसका रेट अलग है। ठीक है, डिफिनेशन में भी यही कहता है। ठीक है ना, विद द सिंगल रिएक्टेंट डिफरेंट रेट। ठीक है ना, डिफरेंट रेट इज कॉल्ड रेट ऑफ इज कॉल्ड पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में है? ठीक है, तो अब देखो हम इसको मिटा के डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो तो जैसे डिफरेंशियल रेट लॉ अगर हम लोग इसको लिखते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ तो क्या हो जाएगा, याद रखना डिफरेंशियल रेट लॉ। तो देखो रिएक्टेंट के साथ हम लोग नेगेटिव देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सब्सटेंस है, तो बी है और एक दूसरा सब्सटेंस कौन सा है, सी है। तो इसके लिए जो हम लोग लिखेंगे तो प्रोडक्ट में प्लस और उसके बाद क्या लिखोगे, डी बी बाई डी टी, और फिर यहाँ पर प्लस देना। इक्वेट मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि रेट इसका अलग है, रेट अलग रहेगा तो बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ डी सी अपॉन डी टी, ये भी कैसा होगा, तो प्लस के फॉर्म में होगा। ठीक है, मान लो ना कोई एक 20 किलोमीटर दूरी तय करना है। ठीक है, दो आदमी जा रहे हैं, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहा है। तो हम पहुंचेगा तो दोनों, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कैसे कि दोनों एक टाइम में पहुंच जाएगा, इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है पहले बी बने या पहले सी बने, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ प्लस देना है। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर लिखते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर निर्भर करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। किसका, तो रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका रेट क्या है, के है, तो क्या लिख सकते हो तुम, के और ए रेज टू द पावर 1 क्यों लिखे, क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है इसलिए। और फिर देखो बराबर के और इन, तो यहाँ आप क्या करोगे, के 1 कर लेना,
क्योंकि बी का जो रेट है वो कितना है K1 तक, K1 A का पावर 1 और फिर प्लस K2। अब C के लिए लिखेंगे तो A का पावर 1। कुछ नहीं करना है, यहाँ से तुम A कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, K A का पावर 1 इज इक्वल टू A का पावर 1 और इनटू K1 और प्लस K2। ठीक है ना, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा कि फाइनल जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है, K1 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, अब इसको नोट कर ले, मिटा देते हैं। उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो अब यहां पर ध्यान दो, जैसे कि बी और सी के लिए, जैसे ए से बन रहा था बी और सी, इसका रेट को हम लोग के माने, ये K1 है और ये K2 है। ठीक है, तो एक जो हमारा इक्वेशन आया K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, दूसरा इक्वेशन जो हम लोग बनाने की कोशिश कर सकते हैं, देखो ये क्या है कि रेशियो जो होगा ना, मतलब रेशियो जो होगा टाइम का और कंसंट्रेशन का बी और सी का, वो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर बी ज़्यादा बना तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, सी ज़्यादा बना तो मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी at time t are divided by rate of formation of C at time t must be equal to the rate constant of both substance। दोनों ही सब्सटेंस का रेट कांस्टेंट बराबर होगा। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बी at time t by formation of C at time t is equal to K1 upon K2। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इक्वेशन 1 and 2 are called parallel first order reaction, parallel first order रिएक्शन। याद रखना, सिंपल बात है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एकदम, जब कभी भी एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना उसमें रेट बिल्कुल अलग होना चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग होगा दोनों या तीनों कंपोनेंट्स का, तो उसको हम लोग पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो हम लोग प्रोडक्ट के बीच में इक्वेटिंग का साइन बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उसका रेट अलग है, तो हम लोग पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, क्योंकि एक ही सब्सटेंस से 2 या उससे अधिक बन रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आया, एक ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना है K और उसका B का फॉर्मेशन का रेट कितना है, तो K1 और प्लस C का कितना है K2। उसी तरह से सिंपली फिर यहाँ देखो, द रेशियो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, जिसका रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो उसका फॉर्मेशन का रेशियो होगा T समय पर। ठीक है ना, टाइम T होना चाहिए। ठीक है, तब देखो यहाँ 2 प्रोडक्ट था तो हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लिए। ठीक, अगर 3 प्रोडक्ट हो या 4 प्रोडक्ट हो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव 2 or more मींस 3, 4, 5, ठीक है, विद द डिफरेंट रेट नोन एज पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग अब कोशिश करते हैं कि एक और एग्जांपल बनाने का, जब 3 प्रॉब्लम हो तब। ठीक, इस क्वेश्चन में हम PYQ जब करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। हमेशा पूछता है कि कोई रिएक्शन है और फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है B और C का, तो पूछेगा B कितना % बना, C कितना % बना, हम लोग उस पर काम भी करेंगे। ठीक है, तो अभी एक देखो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। ठीक है, देखो अब जो हम लोग काम करेंगे वो 3 सब्सटेंस को लेंगे। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ A कोई
रिएक्टेंट हैं, ठीक है, यहाँ से 3 प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक को बी मान लेते हैं, एक को सी मान लेते हैं और एक को डी मान लेते हैं। और इसका जो रेट है के है, इसका रेट को K1 मान लेते हैं, K2 मान लेते हैं और इसको हम लोग K3 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? K1 is the rate of formation of B और K2 is the rate of formation of C। उसी तरह से क्या हो जाएगा बताओ? K3 is the rate of formation of D। ठीक है, सबका रेट अलग अलग है, हम लिख दिए K1 किसका है तो B का, K2 किसका है C का और K3 किसका है D का, ठीक है। और K को क्या मान लेना? K is overall rate constant, overall rate constant, याद रहेगा कि क्या है? ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। अब इसका हम लोगों का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। जब इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of A must be equal to rate of appearance of B plus rate of appearance of C। और फिर क्या करना? प्लस का साइन देना। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ appearance of D। समझ रहे हैं ना? अब देखो, तो हम लोग अगर इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल टू, अब बताओ B के लिए क्या लिखोगे? तो B के लिए लिखना प्लस dB रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बीच में जनरल इक्वेशन लेके इंक्लूड मत कर देना। हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर 3 में जो हम लोग पढ़े थे वहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आपस में बराबर था, लेकिन यहाँ जो भी प्रोडक्ट जब बन रहे हैं ना उसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन जितने भी प्रोडक्ट है वो सब का अलग अलग है। इसलिए कभी भी इक्वेटिंग का साइन इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्लस का साइन देना, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? dB/dt और फिर प्लस, सॉरी बी नहीं इस बार, dC/dt और फिर प्लस dd और बाई dt, ठीक। अब लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? k a का पावर 1 k a का पावर 1 इज इक्वल टू k1 ऑफ a का पावर 1 प्लस K2 a का पावर 1 और फिर प्लस K3 और a का पावर कितना? 1। तो फिर से कॉमन लोगे तो a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया तो क्या आया? k इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। दिस इज द नोन एज पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें याद रखने वाला 2 पॉइंट है। एक तो याद रखोगे कि कभी भी एक रिएक्टेंट से 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट बनेगा। कितना? सिंगल रिएक्टेंट से। एक बात तो ये याद रखना कि एक ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, उसका रेट अलग होना चाहिए, बनने का रेट अलग होगा। समझ जाना कि यह पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझ गए ना। अब जैसे इसमें अगर हम चाहें तो बी और सी के साथ इक्वेट करके इक्वेशन बना सकते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल रेशियो ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी एट टाइम टी इक्वल टू C2/C1, जैसे प्रीवियस केस में हम लोग किए थे, ठीक है। 4 भी रहता
तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर +4 आ जाएगा, सिंपल है। इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करना है। ठीक है, देखो तो जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक सिंपल सा बात समझो कि जैसे इनिशियली दो इंसान वर्क कर रहा है, ठीक है, दो इंसान कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया, तो आप भी देखो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, क्या बात करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपुल्स कितना है, 2 है, नंबर ऑफ पीपुल्स कितना है, 2 है। तो अब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा बताओ, मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। सिंपल समझना, यही से कोई न्यूमेरिकल वगैरह खास आएगा नहीं, जब भी पूछेगा बोर्ड में पूछेगा भाषा, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है। ठीक है, ये दोनों आदमी अगर मान लो कोई पार्टिसिपेट किया किसी बिजनेस में, अब अगर मान लो कि ये 1 करोड़ इन्वेस्ट किया और ये 1 पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अब जब बिजनेस बनेगा तो यहाँ पर किसको हम लोग मेंशन करेंगे, ए को और बी को। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेंशन किसको करेंगे, ए को। तो यहाँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, झूठा। तो यहाँ अभी तो इनिशियली ऑर्डर 2 था, तो ये रिएक्शन कैसा होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि देखो एक आदमी जो था बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया कंपेरिजन टू सेकेंड, सेकेंड कितना किया, बहुत ज्यादा। तो सिमिलरली अगर हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यही बात को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर ये बोलता है कि इनिशियली 2 सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट, ठीक है ना, 2 सब्सटेंस, जैसे मान लो बाद में इसको समझाते हैं, A + B मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहा है और यह एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K A का पावर 1 और B का पावर कितना, 1। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 + 1 = 2। आया कि नहीं आया ऑर्डर 2। जब यहाँ पर ऑर्डर 2 आया तो इस काइनेटिक्स को हम लोग कौन सा काइनेटिक्स कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर हम लोग बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, एक के कंपेरिजन में दूसरे का कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो अब नया रेट जो लिखेंगे, न्यू रेट की बात करते हैं, तो न्यू रेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट = K और A⁻1, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो गया, 1। समझ गए बात को। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ गए। तो देखो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, सिंपल याद रखना है कि देखो, इफ 2 substance react, 2 substance react initially and give products, give product, तो रेट क्या हो जाएगा, A + B कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब प्रोडक्ट दे दिया। तो इसके लिए जब हम रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के रेट कांस्टेंट है, याद रखना हमेशा, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो के A का पावर 1 और B का पावर 1। यहाँ जो दिख रहा है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, यह कितना है, 1, और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी यहाँ कितना है, 1 है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर कितना, 1 + 1 दैट इज 2। तो अब बताओ, इसको तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कि यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब ये जो काइनेटिक्स जो हमको दे रहा है वो कितना ऑर्डर काइनेटिक्स दे रहा है, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स दे रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बट the concentration of one substance is negligible,
negligible in comparison to other then जैसे मान लो कि concentration of A is very greater than concentration of A, तो V can be neglected in the reaction but it is present in the reaction, यह रिएक्शन में रहेगा लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे और न्यू रेट जो होगा, न्यू रेट वो हो जाएगा k A⁻1। यही वजह है कि इस तरह के रिएक्शन के हम लोग कहते हैं कि यह सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो दिस रिएक्शन इज called pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में खूब पूछता है, याद रखना। ठीक है, हम लोग अभी क्या देखें, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पैरेलल में कैसे पता करोगे, जैसे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम क्या देखे कि पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा उसमें एक सब्सटेंस से 2, 3, 4 प्रोडक्ट बनेगा, सबका रेट, बनने का रेट अलग अलग होगा, उसको हम लोग पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। उसका इक्वेशन कैसे ड्राइव करोगे वो हम बता चुके हैं। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब है कि शुरुआत में कोई भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन शुरू करेगा। जैसे मान लो कि हम क्या बताएं कि अगर कोई ए और बी मिल के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना, ए और बी मिल के प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका रेट जो लिखेंगे, याद रखना कि यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन पर हम काम कर रहे हैं। तो जब यह एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्डर जो होगा वो मोलिकुलरिटी के बराबर होता है। तो यहाँ a + b प्रोडक्ट बन रहा था, रेट क्या हो जाएगा, a का पावर 1 b का पावर 1। सवाल यहाँ पर यह है कि हम एक सब्सटेंस को क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में नया वाला जो रेट होगा ओके a का पावर 1 हो जाएगा। यही वजह है कि इस तरह के रिएक्शन को हम लोग सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो हम PYQ या कोई भी प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो काइनेटिक्स के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में हम लोगों का कंजम्पशंस या रेट कांस्टेंट या टाइम फाइंड आउट करने में लॉग का इस्तेमाल होता है। तो लॉग हम अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज के बाद बिल्कुल याद तो करेंगे ही नहीं, हम लोग कितना भी बड़ा लॉग का वैल्यू निकालना हो इजी वे में निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि वैल्यू ऑफ लॉग कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, उस बेसिक प्रॉपर्टीज से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लॉग का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो भी होगा उसको काफी अच्छे से लॉग का प्रॉपर्टीज मालूम है। ठीक है, और खासकर बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम बनाते समय लॉग के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करने में वो फंस जाता है, तो हम उसके लिए हम ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कम समय में लॉग का यूज कैसे कर सके। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में आप काम करोगे कि सबसे पहला पॉइंट 3 वैल्यू याद रखना। जैसे हम लोग जो भी काम करेंगे, हाँ याद रखना, जो भी लॉग का इस्तेमाल करेंगे ना उसका बेस 10 होगा, बेस 10 होगा, जिसको हम हाइड करके रखेंगे, लिखेंगे नहीं, नेचुरल लॉग पर वर्क करेंगे। तो लॉग का 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है, उसको याद रखना। उसके अलावा कुछ 4-5 पॉइंट्स आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई भी लॉग का वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे पहला जो है लॉग A इंटू बी, लॉग A इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग A प्लस लॉग B। ये हमारा पहला फॉर्मूला है कि जब कभी भी 2, 3, 4 सब्सटेंस अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हम लोग उसको सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा log A/B, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B। ठीक है ना, जब कभी भी डिवाइड में रहेगा
तो उसको हम लोग सबट्रैक्ट में लेके चले जाएंगे। ये हमारा हो गया लॉग का दूसरा प्रॉपर्टीज। ठीक है, लॉग का तीसरा, जैसे मान लो लॉग ए रेज टू द पावर बी, तो जब कभी भी बेस पर पावर रहे तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी लॉग ए। इतना फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, जितने भी लॉग का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इसी पर करेंगे, बाकी और कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लॉग के वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे log 1 हम लोग जानते हैं कितना होता है 0, log 2 इसका वैल्यू हम लोगों को याद करना पड़ता 301। एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम बनाओगे तो 0.3 लेके इस्तेमाल करना, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम में एक्यूरेसी नज़दीक होगा तब पूरा लेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर देखो log 3, तो log 3 का होता है 0.47, ठीक है। और उसके बाद log 5 इसका होता है 0.69, उसके बाद होता है log 7 इसका होता है 0.84, और फाइनल एक लास्ट है log 10 इसका 1 होता है। अगर आपको ये तीन फॉर्मूला log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a बाई बी, तो क्या हो जाएगा log a माइनस log b, log a रेज़ टू द पावर b, तो ये हो जाएगा b log a। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला के अलावा log 1 0, log 2 0.30, log 3 0.47, log 5 का 0.69 और log 7 का 0.84 और log 10 का 1 होता है। ये याद रखना ना, कोई भी प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे तुमसे अगर पूछता है एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो कि log 8 निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, log 2 टू द पावर 3, ठीक है, log 2 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया log 2 मतलब 3 log 2। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया log a टू द पावर b, तो log a टू द पावर b तो 3 log 2। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा 3, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना 0.30 होता है, तो 0.30 होता है मतलब क्या हो गया 0.9 हो गया, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अगर मान लो कि log 75 है, ठीक है, चलो देखो log 75 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, log 75 है, एक तो हम लोग इसको कर सकते हैं log 5 का स्क्वायर इंटू 5, सॉरी 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू बी के फॉर्म में है, log a प्लस log b, इसको तुम क्या कर लोगे log 5 का स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा log 3। अब देखो ये a रेज टू द पावर b के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा 2 log 5 और प्लस log 3। अब देखो 2 log है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू log 5 का वैल्यू कितना बताए हैं 0.69, तो 0.69 प्लस log 3 0.47। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे इसको नोट कर लेना। एक और देखो, जैसे मान लो कि हमको निकालना है log 0.5 का, हमको log 0.5 का निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे में 10 आ जाएगा, कैंसिल कर लो, क्या आ गया log 1/2। ठीक है ना। अब देखो 1/2 मतलब a बाई बी के फॉर्म में है, क्या करोगे यहाँ पर तो log 1 माइनस log 2। तो देखो log 1 का वैल्यू तुमको बताए ना, log 1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो log 1 का वैल्यू माफ करना 0 होता है, तो हम क्या करेंगे 0 माइनस log 2 का वैल्यू कितना होता है तो 301 0.301, तो क्या हो जाएगा 0.30, दैट इज 0.-0.30। ये हमारा आंसर हो गया। तो कोई भी log का वैल्यू दे आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल जैसे देखो, अगर तुमको log 200 निकालना है, log 200 निकालना है, तो कुछ मत करना, log 200 को 10 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 10 का स्क्वायर और प्लस log 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो 2 log 10 और प्लस log 2। देखो 2 log 10 का वैल्यू 1,
log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपर लॉस, log 2 का वैल्यू कितना 0.30, 2.3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो लॉ का प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो इसका बनाने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का, वो आखिरी टॉपिक होगा हम लोगों का। उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे मज़ेदार बात है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन जो होता है तो वो प्रोडक्ट तक जाता कैसे है। ठीक है, उसको कौन कौन सा फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, कैटलिस्ट हो गया, प्रोमोटर हो गया, जिस प्रोमोटर को नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। उसी में हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, जिसको हम लोग कहते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। और जब तक आप इसका प्रिपरेशन कीजिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना याद रखना कि गजब का ये चैप्टर है। 2 क्वेश्चन हर हाल में नीट में रहेगा, और जेई में 1 क्वेश्चन, कम से कम तो 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहेगा। एकदम आसान टॉपिक है, इसका PYQ आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।